गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कार्बन तथा उसके यौगिक पार्ट नंबर 3 में हम समावयवता को अध्ययन करने वाले हैं। समस्थानिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। रासायनिक गुण पढ़ेंगे। कार्बनिक यौगिकों के कुछ रासायनिक गुणधर्म कैसे होते हैं, कुछ यौगिकों का हम अध्ययन करेंगे। एरोमेटिकता को जानेंगे कि एरोमेटिकता क्या है। तो आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखना, इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो शुरू करते हैं। यहाँ हम देखते हैं समावयवता। तो समावयवता क्या होता है, देखिए, जब कोई दो या दो से अधिक यौगिक हैं, उनके अणुसूत्र एक जैसे हैं लेकिन उनकी संरचना में कोई भिन्नता है, तो इस घटना को हम समावयवता कहते हैं। अणुसूत्र समान होने चाहिए और संरचना में अगर भिन्नता आ रही है और संरचना में भिन्नता के कारण उसके भौतिक गुण या रासायनिक गुण में कोई बदलाव आ रहा है, तो इस प्रकार की जो घटना है उसको हम समावयवता कहते हैं। जैसे आप देखिए, जैसे यहाँ पर ये एक कार्बनिक यौगिकों की एक श्रृंखला है। इस तरह से ये 4 कार्बन की एक श्रृंखला है। अब इस 4 कार्बन का अगर अणुसूत्र देखें तो अणुसूत्र क्या बनेगा, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 3 10, तो ये C4H10 इसका ये अणुसूत्र हो गया। जब दो या दो से अधिक यौगिकों का अणुसूत्र सेम हो तो यहाँ एक दूसरी संरचना बना रहे हैं। इस तरह की ये दूसरी संरचना है। इस संरचना में अणुसूत्र चेक करेंगे तो अणुसूत्र देखो, यहाँ पर कार्बन टोटल 4 हैं तो 4 कार्बन हैं। हाइड्रोजन टोटल यहाँ पर 10 हैं तो ये हाइड्रोजन 10 हैं। दोनों का अणुसूत्र तो समान है, लेकिन यहाँ पर इनकी संरचना में भिन्नता है और संरचना में भिन्नता होने के कारण इनके भौतिक गुण या रासायनिक गुण में परिवर्तन आता है। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन आते हैं संरचना में भिन्नता के कारण, तो इस प्रकार की जो ये घटना है उसको हम समावयवता के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों कार्बनिक यौगिकों की श्रृंखला में अंतर है। एक कार्बनिक यौगिक में मुख्य श्रृंखला में 4 कार्बन हैं, तो दूसरे कार्बनिक यौगिक की श्रृंखला में मुख्य श्रृंखला में 3 कार्बन हैं। तो यहाँ श्रृंखला में भिन्नता आ रही है, तो श्रृंखला में भिन्नता आने के कारण यहाँ पर जो समावयवता बनती है वो श्रृंखला समावयवता बनती है। श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता क्या है, जब दो या दो से अधिक यौगिकों का अणुसूत्र समान हो परंतु उनकी श्रृंखला में भिन्नता हो। संरचना लिखेंगे तो श्रृंखला में भिन्नता आएगी, तो इस प्रकार के जो यौगिक हैं वो श्रृंखला समावयवी कहलाते हैं और इस घटना को श्रृंखला समावयवता कहते हैं। मुख्य रूप से आपको एक तो श्रृंखला समावयवता को ध्यान में रखना है और एक स्थिति समावयवता को ध्यान में रखना है। ये 2 समावयवता आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दूसरी समावयवता अभी बताया, स्थिति समावयवता। तो स्थिति समावयवता कैसे बनती है वो भी समझते हैं। एक ये यौगिक है जिसमें एक श्रृंखला, पार्श्व श्रृंखला ऐसे CH3 के रूप में लिखी हुई है और ये 4 कार्बन ऐसे 5 कार्बन की मुख्य श्रृंखला बना दी हमने। तो 5 कार्बन की मुख्य श्रृंखला है और पार्श्व श्रृंखला के रूप में ये CH3 यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है। अब अगर हम इस श्रृंखला का नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग इस कोने से किया जाएगा और नंबरिंग इस कोने से करेंगे तो कैसे नंबरिंग होगी, 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग रहेगी। अब यहाँ पर पार्श्व श्रृंखला है वो 2 नंबर कार्बन पे आ रहा है। अगर हम पार्श्व श्रृंखला को उठा करके अगले कार्बन पर ले जाते हैं, देखिए आप, CH3 CH2 CH CH3 और फिर ये CH2 CH3, तो यहाँ पर पार्श्व श्रृंखला 3 नंबर कार्बन पर आ गया। पहले ये 2 नंबर कार्बन पर था, अब ये 3 नंबर कार्बन पर आ गया। तो पार्श्व श्रृंखला की स्थिति में परिवर्तन आ गया। पहले ये 2 नंबर कार्बन पर था, अब ये 3 नंबर पर है। तो यहाँ पर प्रतिस्थापी, ये जो साइड में श्रृंखला इसको प्रतिस्थापी कहते हैं। तो जब किसी प्रतिस्थापी या द्विबंध या क्रियात्मक समूह की स्थिति में परिवर्तन आता है तो हम उसको यहाँ पर स्थिति समावयवता कहते हैं। तो इन दोनों यौगिकों के अणुसूत्र समान हैं लेकिन इनकी संरचना में जो ये प्रतिस्थापी है उसकी स्थिति में अंतर आ रहा है।
तो इस समावयवता को हम स्थिति समावयवता बोलते हैं, स्थिति समावयवता। और ये दोनों ही जो अभी हमने पढ़ा है, श्रृंखला समावयवता और स्थिति समावयवता, ये दोनों ही संरचनात्मक समावयवता कही जाती हैं। संरचनात्मक समावयवता के और भी प्रकार हैं, जैसे क्रियात्मक समूह समावयवता या फिर मध्यावयवता, चलावयवता। लेकिन यहाँ आपके लिए दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट हैं, एक तो श्रृंखला समावयवता, एक स्थिति समावयवता। एल्कीन और एल्काइन के अंदर ये दो प्रकार की समावयवता ही आपको मिलेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्थिति समावयवता के एक दो एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं। देखिएगा, स्थिति समावयवता के एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये डबल बंध है और डबल बंध की स्थिति यहाँ पर है 1। यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, यानी ये 1 नंबर कार्बन पर डबल बंध आ रहा है। अगर हम इस डबल बंध को 2 नंबर कार्बन पर ले जाएं, इस तरीके से लगा दें, तो ये इसका स्थिति समावयवी बन जाता है, क्योंकि डबल बंध की स्थिति में परिवर्तन आ गया। पहले डबल बंध है वो 1 नंबर कार्बन पर था, अब डबल बंध है वो 2 नंबर कार्बन पर है, तो स्थिति में परिवर्तन आ गया, तो इसको हम स्थिति समावयवता कहते हैं। तो यहाँ स्थिति समावयवता बनेगी। ऐसे ही ट्रिपल बंध की स्थिति में भी परिवर्तन आ सकता है, या कोई क्रियात्मक समूह दिया हुआ है उसकी स्थिति में भी परिवर्तन आ सकता है। तो ये समावयवता के बारे में जानकारी होगी। नेक्स्ट है समस्थानिक। देखो, समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक जैसे हम कार्बन के देखें तो कार्बन के समस्थानिक हैं 6 कार्बन 12, फिर उसके बाद कार्बन 13 वाला भी होता है 6 कार्बन 13, और इसी तरह से 6C14 भी होता है। तो ये कार्बन के समस्थानिक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि समस्थानिक को हम कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे समझाएंगे। ये जो संकेत हम देख रहे हैं, ये कोई तत्व है, इसके पैर में लिखी हुई संख्या इसका परमाणु क्रमांक है, और इसके ऊपर लिखी हुई संख्या इसकी द्रव्यमान संख्या होती है। ये इसकी द्रव्यमान संख्या है, ये इसका परमाणु क्रमांक है, ये इसका परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक। अब इनमें कुछ चीज़ों की जानकारी करते हैं। तो अगर यहाँ हम देखें तो यहाँ परमाणु क्रमांक जिसको Z से लिखा जाता है वो 6 है। और परमाणु क्रमांक होता क्या है? अगर कोई उदासीन परमाणु है तो उसमें जितने प्रोटॉन संख्या है वही उसका परमाणु क्रमांक होता है। तो यहाँ किसी उदासीन परमाणु के लिए Z बराबर होता है P, और प्रोटॉन जितने होंगे उदासीन में उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो किसी उदासीन परमाणु के लिए ये समीकरण बनती है Z बराबर P बराबर E। तो इसको अपने ध्यान में रखेंगे। यहाँ हम देखें तो Z बराबर 6 है, P बराबर 6 है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन संख्या है वो भी 6 है। तो फिर परमाणु के अंदर 3 मूलभूत कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो तीसरा एक कण बच गया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकाली जाती है? न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए ये जो द्रव्यमान संख्या है जिसको A से डिनोट किया जाता है, और ये नीचे यहाँ पर प्रोटॉन संख्या या परमाणु क्रमांक है। तो A बराबर होता है प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या। तो यहाँ से हम न्यूट्रॉन संख्या को कैलकुलेट कर सकते हैं A माइनस P से। A माइनस P कर देंगे तो अपने पास न्यूट्रॉन संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर यानी A क्या है? ऊपर लिखी हुई संख्या। P क्या है? परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन संख्या जो नीचे लिखी हुई है। ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटाएंगे तो यहाँ पर न्यूट्रॉन संख्या 6 आ जाएगी। तो इसके लिए न्यूट्रॉन संख्या 6 आ गई, इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन 6 है। अब हम चलते हैं अगले इस परमाणु में। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो अब परमाणु क्रमांक कितना है? 6 है। प्रोटॉन संख्या कितनी है? यहाँ पर भी 6 रहेगा। प्रोटॉन संख्या और परमाणु क्रमांक इक्वली है, तो ये भी 6 है, तो ये भी 6 ही आएगा। तो फिर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना है? इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर 6 है। तो फिर न्यूट्रॉन कितना है? न्यूट्रॉन यहाँ पर हो गया 13 माइनस 6 यानी 7। तो ये 7 न्यूट्रॉन हो गया। फिर अगले इस परमाणु में देखें तो ये C14 वाला है। प्रोटॉन कितना? परमाणु क्रमांक 6, प्रोटॉन है इसमें 6,
और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर 6 हैं, इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं। न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तीनों में हमने लिखा है। यहाँ तो यहाँ से हम 2 प्रकार की परिभाषा बना सकते हैं। जैसे पहली परिभाषा के रूप में हम देखें तो जब प्रोटॉन संख्या समान हो, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी प्रोटॉन संख्या समान हो लेकिन न्यूट्रॉन संख्या भिन्न भिन्न हो तो वे आपस में समस्थानिक कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रोटॉन संख्या यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 आ रही है, यहाँ पर 6 आ रही है, तो ये प्रोटॉन संख्या समान हो गई। लेकिन न्यूट्रॉन संख्या देखें तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है, न्यूट्रॉन संख्या भिन्न भिन्न है। तो यहाँ न्यूट्रॉन संख्या भिन्न भिन्न है, प्रोटॉन संख्या समान है, तो ये आपस में समस्थानिक हो गई। दूसरी परिभाषा के रूप में हम देख सकते हैं कि जब परमाणु क्रमांक तो समान हो, यहाँ परमाणु क्रमांक 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन यहाँ पर क्या अलग आ रहा है, ये द्रव्यमान संख्या अगर भिन्न भिन्न आ रही हो तो भी आपस में वे समस्थानिक होते हैं। तो इस प्रकार से हम समस्थानिक को बता सकते हैं। और यहाँ ये याद रखने वाला है, कार्बन 14 वाला जो समस्थानिक है इसका उपयोग जीवाश्मों की आयु निर्धारण करने में, जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में उपयोग किया जाता है, ज्ञात करने में किया जाता है, इसका उपयोग में उपयोगी है ये। तो ये ध्यान में रखने वाला है। इसको हम कार्बन डेटिंग भी बोलते हैं, तो ये कार्बन डेटिंग में भी यूज किया जाता है, यानी जीवाश्मों की आयु निर्धारण करने में इसका उपयोग किया जाता है। कार्बन डेटिंग के अंदर इसका उपयोग किया जाता है C14 का। तो ये ध्यान में रखने योग्य बात है। तो यहाँ पर देखो, एक तो है समस्थानिक, एक यहाँ पर हमने देखा था जैसे अपरूप होते हैं। अपरूप के संबंध में अपना पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो नंबर 1, वो अपरूप के संबंध में है। इन एल्केन, एल्किन, एल्काइन के नामकरण से संबंधित वीडियो नंबर 2 है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी आप देखें। और यहाँ पर ये वीडियो नंबर 3 है, इसमें हम समस्थानिक या इसके रासायनिक गुणधर्म, कुछ यौगिकों की चर्चा इस तरह से इस वीडियो में रहेगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ रासायनिक गुणधर्म। तो रासायनिक गुणधर्म यहाँ पर क्या है, सबसे पहले है दहन अभिक्रिया। दहन का अर्थ होता है जलाना, और जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन जलाने में सहायक होती है। तो यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया जाता है। अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, यानी ठीक मात्रा में है, तो इसका पूर्ण दहन होगा। और जब कार्बनिक यौगिक का पूर्ण दहन होता है, तो पूर्ण दहन की अवस्था में यहाँ पर CO2 व जल बनता है, CO2 प्लस जल बनता है। तो ये इम्पोर्टेंट बात बन गई कि कार्बनिक यौगिकों का जब पूर्ण दहन होगा तो कौन कौन से पदार्थ बनेंगे, तो CO2 और जल बनता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो CO2 और जल बनेगा कब, पूर्ण दहन से। और जब अपूर्ण दहन होता है तो यहाँ CO2 नहीं बनती, CO बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, ये ध्यान रखेंगे। देखिएगा, दहन अभिक्रिया में कुछ और तथ्य अपने पास हैं, उनको भी समझते हैं। जब हम दहन करवाते हैं तो स्वच्छ ज्वाला के साथ अगर दहन हो रहा है, यानी कोई काला धुआं नहीं निकल रहा, कोई कजली ज्वाला नहीं निकल रही, एकदम स्वच्छ ज्वाला है, तो इसका अर्थ है कि हमने संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाया है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन या संतृप्त कार्बनिक यौगिक हैं, संतृप्त कार्बनिक यौगिक, उनको हमने जलाया है। संतृप्त कार्बनिक यौगिक को अगर हम जलाएंगे तो यहाँ स्वच्छ ज्वाला, धुएं रहित ज्वाला अपने को मिलेगी। कजली ज्वाला यानी काले धुएं वाली ज्वाला, हल्का काला धुआं या कजली ज्वाला हम बोल सकते हैं। तो ये कब मिलती है, जब हम इन संतृप्त कार्बनिक यौगिकों को, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को अगर हम अपूर्ण दहन करवा दें, इसका अपूर्ण दहन करवाएंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ये संतृप्त कार्बनिक यौगिकों का पूर्ण दहन है,
पूर्ण दहन होगा तब तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगी कौन सा, ये स्वच्छ ज्वाला। और जब संतृप्त कार्बनिक यौगिक का अपूर्ण दहन होगा, यौगिक का अपूर्ण दहन होता है तो भी उससे क्या मिलती है, कजली ज्वाला या काला धुआं उससे मिक्स होता है। जैसे यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि जैसे अपने जो एलपीजी सिलेंडर वाली गैस होती है जो रसोई घर में चूल्हे में काम आती है, उसको जलाने से सामान्यतः धुआं नहीं निकलता। तो एक तो ये अर्थ हो गया कि वो धुआं नहीं निकल रहा है तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। दूसरा, कभी कभार उनमें से काला धुआं होता है, बर्तन कई बार काले हो जाते हैं, तो इसका अर्थ क्या है कि इसमें जो ईंधन था, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन थे, उनका पूर्ण दहन नहीं हुआ है, अपूर्ण दहन हो गया। अब अपूर्ण दहन किस कंडीशन में होगा कि जब उसमें पर्याप्त रूप से वायु नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिली, तब उस कंडीशन में अपूर्ण दहन होता है। यानी जो जलने वाला बर्नर है उसमें वायु मिक्स होने के लिए कुछ छिद्र होते हैं, अगर वो छिद्र अवरुद्ध हो जाएं तो ऐसी कंडीशन आती है। तो अपूर्ण दहन का अर्थ है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं है, सीमित मात्रा है और उसके अंदर यहाँ पर दहन करवाया जा रहा है। अगर अत्यधिक काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकले तो यहाँ पर यह संकेत होगा कि अत्यधिक काले धुएं वाली पीली ज्वाला है, तो ये यहाँ पर कहा जाएगा कि ये असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों का दहन है। असंतृप्त कार्बनिक यौगिक हैं, उनका यहाँ पर दहन हो रहा है। असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों का दहन होगा तो काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलेगी। लेकिन ये भी तथ्य ध्यान में रखना है कि एरोमेटिक यौगिक भी काली ज्वाला के साथ में ही जलते हैं। एलिफेटिक और एरोमेटिक, अगर कहीं ज्वाला परीक्षण आ जाए और वहाँ पूछा जाए कि ज्वाला परीक्षण से आप एलिफेटिक और एरोमेटिक में विभेद कैसे करेंगे, तो काले धुएं के साथ जलने वाले यौगिक हैं वो एरोमेटिक होते हैं। और हम एरोमेटिकता की बात एक अलग पॉइंट में भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर इतना ध्यान रखना है, जैसे एलपीजी सिलेंडर के अंदर जो घर में हम चूल्हे में काम में लेते हैं उसमें हम देखते हैं कि काला धुआं नहीं निकलता, तो इसका अर्थ है कि वहाँ पर एलिफेटिक यौगिक का दहन हो रहा है। तो जो भी वहाँ गैस हम काम में लेते हैं उस एलपीजी गैस में एलिफेटिक यौगिक होते हैं। एलपीजी गैस में मुख्य रूप से ब्यूटेन, प्रोपेन, इनका मिश्रण होता है, तो ये एलिफेटिक यौगिक होते हैं। तो इन चीज़ों के साथ में बढ़ते हैं आगे। ये एक अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को सामान्य दहन अभिक्रिया कहा जाता है और इस अभिक्रिया से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। देखो इस अभिक्रिया से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे CH4 है, CH4 क्या होता है, मेथेन होता है, और मेथेन का जब हम दहन करवाते हैं तो ये अभिक्रिया अपने पास आती है। देखो यहाँ पर X की वैल्यू 1 है, कार्बन 1 है तो X की वैल्यू 1 है, Y की वैल्यू 4 है। अब हम X की वैल्यू 1 रखते हैं प्लस में Y की वैल्यू 4 रखते हैं, बटे में 4 आएगा, तो इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने पर ये आएगा 8/4, 8/4 आ जाएगा। और 8/4 को जब हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2, यानी ऑक्सीजन कितनी चाहिए, 2 अणु ऑक्सीजन चाहिए। फिर उसके बाद में अगर हम दहन करवाएंगे तो आगे क्या बनेगा वो देखो, X की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो 1 CO2 बन जाएगा, प्लस में Y की वैल्यू यहाँ पर 4 है, 4/2 यानी 2 जल के अणु बन जाएंगे। अब देखिए ये जो समीकरण है इस पे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अपने से पूछा जा सकता है कि मेथेन का अगर पूर्ण दहन करवा रहे हैं, देखो CO2 और जल बन रहा है तो ये पूर्ण दहन हो रहा है। जब CO2 और जल बनता है, पूर्ण दहन हो रहा है, तो मेथेन का पूर्ण दहन करवाएंगे तो पूर्ण दहन करवाने से CO2 और जल बनेगा, लेकिन इसमें कितने अणु ऑक्सीजन चाहिए, तो हमें कितने अणु ऑक्सीजन चाहिएंगे, 2 अणु ऑक्सीजन के चाहिएंगे। और ये संतुलित समीकरण लिखने पर पता लग जाएगा।
समीकरण संतुलित रूप में कैसे लिखेंगे, इसके द्वारा लिखेंगे। अब आपसे पूछा जा सकता है कि मीथेन का पूर्ण दहन करवाया गया, तो बताइए कितने अणु ऑक्सीजन के, कितने अणु CO2 के और कितने अणु जल के बनेंगे। तो CO2 का एक अणु बनेगा, और इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जितना यहाँ पर कार्बन है उतना ही CO2 बनेगा, और जितना हाइड्रोजन है उससे आधा जल का अणु बनेगा। जैसे हाइड्रोजन 4 है तो जल का अणु कितने बनने वाले हैं, जल के अणु यहाँ पर 2 बनने वाले हैं। पूछा जा सकता है कि मीथेन के पूर्ण दहन से कितने अणु जल के प्राप्त होंगे, तो यहाँ 2 अणु जल के प्राप्त हो जाएंगे। अब यहाँ कुछ चीज़ें और भी अपने को समझनी है। तो देखें, अगर कोई भी ईंधन का पूर्ण दहन हो रहा है, संतृप्त कार्बनिक यौगिक का पूर्ण दहन हो रहा है, एलिफेटिक यौगिक का पूर्ण दहन हो रहा है, तो उससे CO2 और जल बनता है। लेकिन अगर कोई अपूर्ण दहन हो जाए, तो अपूर्ण दहन होने से यहाँ पर क्या बनेगा, अपूर्ण दहन से यहाँ पर बनने वाला होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है। अगर CO की मात्रा ज़्यादा हो जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाए और उसमें हम श्वास लेंगे, तो ये श्वसन के साथ यानी श्वास के साथ अंदर जाकर के हीमोग्लोबिन के साथ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। जब ये श्वास के साथ अंदर जाएगी तो ये निर्माण करेगी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगी। अब ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, ये ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन के साथ में प्रबल बॉन्डिंग करता है, प्रबल बंध बनाता है। इसलिए अगर ये बंध बन गया तो जल्दी से टूटेगा नहीं और ऑक्सीजन का परिवहन अवरुद्ध हो जाएगा, जिससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी और व्यक्ति की अंततः मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि सर्दियों के दिनों में बंद कमरे में अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उस समय जब ईंधन का अपूर्ण दहन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर सकती है, जिससे व्यक्ति के दम घुटने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो ये भी अपने को ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला ये भी एक दहन अभिक्रिया का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, दहन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। हमने नाम सुना होगा गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में क्या होता है, देखिए गैस वेल्डिंग के अंदर जो गैस वेल्डिंग करवाते हैं उसमें ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का उपयोग किया जाता है। एसिटिलीन यानी एथाइन, इसका सूत्र होता है C2H2 इसका सूत्र है। इस एसिटिलीन को ऑक्सीजन के साथ में जलाया जाता है, ऑक्सीजन के साथ में उच्च दाब पर जलाएंगे। उच्च दाब पर इसको जलाएंगे तो यहाँ जो तापमान है वो लगभग 3000 केल्विन उत्पन्न होता है, यानी बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है। और जब इतनी ऊष्मा होती है तो धातुएं इससे पिघल सकती हैं, धातुओं को काटा जा सकता है। तो यही यहाँ पर गैस वेल्डिंग के रूप में यूज है इसका। यानी जब एसिटिलीन को ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके उच्च दाब पर जलाया जाएगा तो 3000 केल्विन के लगभग ताप उत्पन्न होगा, और इस ताप पर धातुएं पिघलेंगी या धातुओं को काटा या जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार ये गैस वेल्डिंग में इसका उपयोग किया जाता है। ये एसिटिलीन या एथाइन वही गैस है जिसको कच्चे फलों को पकाने में भी, कृत्रिम रूप से पकाने में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये भी हम ध्यान में रखेंगे। फिर उसके बाद में दहन के बाद हम आते हैं ऑक्सीकरण पर। तो दहन के बाद अभिक्रिया अपनी आ रही है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का अर्थ है कि ऑक्सीजन का किसी के साथ में मिल जाना। ऑक्सीजन अगर मिल रही है या हाइड्रोजन हट रहा है तो उसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर एल्कोहल का अणु दिया हुआ है, एथेनॉल का अणु दिया हुआ है, ये एथेनॉल है
और इस एथेनॉल का यहाँ पर ऑक्सीकरण करवाया जा रहा है। जब हम एथेनॉल का ऑक्सीकरण करवाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा वो देखो, इतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। तो ये 2 कार्बन का यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया, जिसका नाम यहाँ पर है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल ये इसका नाम है। तो ये एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल बन गया, और ये कौन सी प्रक्रिया से बन गया? ऑक्सीकरण प्रक्रिया से बन गया। अब ऑक्सीकरण प्रक्रिया क्षारीय KMnO4 या अम्लीय K2Cr2O7 की उपस्थिति में होती है। तो यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट यहाँ पर किस प्रकार के उपयोगी हैं या इनका उपयोग क्या है यहाँ पर? तो ये दोनों ही यहाँ पर ऑक्सीकारक का काम करते हैं। ये दोनों ही यहाँ पर ऑक्सीकारक, तो ये दोनों ही यहाँ पर ऑक्सीकारक का काम करते हैं। तो ऐसे यहाँ पर ये ऑक्सीकरण से प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो ये अभिक्रिया है जिसमें यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल में ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इस ऑक्सीकरण में KMnO4 क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट इनका यूज क्या है? तो इसका यूज ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ देखते हैं नेक्स्ट, संकलन या योगात्मक अभिक्रिया। संकलन या योगात्मक अभिक्रिया, संकलन का अर्थ होता है योगात्मक यानी एडिशन रिएक्शन, योग होना। जैसे निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन का योग करा रहे हैं, तो यहाँ पर ये डबल बंध टूट जाएगा सिंगल बंध में, और इस कार्बन दोनों कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो ये इस प्रकार से ऐसे यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा, और ऐसे ही दूसरे कार्बन पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा, और ये देखो यहाँ पर योग हो गया। कोई भी चीज़ हटी नहीं है, लेकिन दोनों कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन जुड़ गए। तो ये योगात्मक अभिक्रिया होती है। यहाँ ध्यान रखना है कि जो निकल है या Na या निकल या पैलेडियम पीडी को पैलेडियम बोलते हैं, पैलेडियम, ये यहाँ पर उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो यहाँ उत्प्रेरक के रूप में ऐसे कोई धात्विक उत्प्रेरक को काम में लिया जाता है जिसमें पैलेडियम हो सकता है या निकल हो सकता है। तो ये भी ध्यान रखना है। इस अभिक्रिया का उपयोग है वो तेल का हाइड्रोजनीकरण, वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण करने में इसका उपयोग किया जाता है। ये इसका यहाँ पर क्या है? उपयोग है। ये उपयोग इस अभिक्रिया का अपने को ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद देखो, वनस्पति तेल हैं वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती हैं या असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं हैं वो वनस्पति तेल होते हैं, और जबकि जंतु वसा जो है वो संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। अब ये संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं जंतु वसा के अंदर हैं, वनस्पति तेल के अंदर असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। अब असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं वाले जो तेल हैं वो स्वास्थ्य के लिए अच्छे माने जाते हैं। तो हम खाना पकाने के लिए इसी का यूज करते हैं। भोजन पकाने में इस असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाओं वाला जो तेल होता है उन तेल को ही हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो ये अपने ध्यान में रखने वाली बात है। नेक्स्ट, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? जैसे ये मीथेन है, मीथेन की क्लोरीन से अभिक्रिया करवाएंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा, एक हाइड्रोजन हट के क्लोरीन लग गया, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन HCl बना देंगे। अधिक मात्रा में ले ले, प्रश्न में आ जाए कि क्लोरीन अधिक मात्रा में लेने पर क्या उत्पाद बनेगा। तो क्लोरीन को अगर अधिक मात्रा में ले लिया तो अभिक्रिया यहीं पर रुकेगी नहीं। जैसे ये वाला उत्पाद बना हुआ है तो यहाँ पर अभिक्रिया नहीं रुकेगी। अधिक मात्रा का जो क्लोरीन है वो इससे फिर अभिक्रिया करेगा और जितने भी HCl हैं सभी को हटाता जाएगा। तो ये बारी बारी से ऐसे यानी जितने भी हाइड्रोजन है वो हटते जाएंगे।
तो बारी बारी से हाइड्रोजन हटते जाएंगे और क्लोरीन इसमें लगते जाएंगे। तो इस प्रकार से ऐसे HCl निकलेगा, क्लोरीन इसमें जुड़ेगा, तो ऐसे ये बनता जाएगा और अंत में अपने पास ये CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड है वो प्राप्त हो जाएगा। ये तब है जब क्लोरीन को अधिक मात्रा में लिया जाए। तो क्लोरीन को अधिक मात्रा में लेने पर इन सभी का मिश्रण बनेगा और अंत में CCl4 की प्राप्ति हो जाएगी। फिर उसके बाद देखो कुछ यौगिक हैं, कुछ कार्बनिक यौगिक हैं, उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला यौगिक है एथेनॉल। अब एथेनॉल है, इसके बारे में कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखो SPC नाम इसका होता है एथेनॉल, सामान्य नाम इसका होगा एथिल एल्कोहल, ये इसका सामान्य नाम है। फिर उसके बाद इसका गलनांक होता है 156 केल्विन, क्वथनांक होता है 351 केल्विन। इसका उपयोग टिंचर आयोडीन या कफ सिरप जैसी औषधियाँ बनाने में इसका उपयोग होता है। तो ये इसके उपयोग है जो अपने को ध्यान में रखने हैं। फिर उसके बाद देखो इसकी कुछ अभिक्रियाएं, सोडियम के साथ अभिक्रिया कैसे करेगा। तो एथेनॉल यानी C2H5OH है, ये सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा इस प्रकार से कि यहाँ सोडियम एक धातु है। अगर हम अल्कोहल को थोड़ी देर के लिए अम्ल मान लें, यानी ये अम्ल है, अम्ल जैसा व्यवहार कर रहा है, तो सोडियम के साथ अभिक्रिया करके ये हाइड्रोजन गैस देगा, क्योंकि अम्ल है वो धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। तो ये यहाँ पर ऐसे अम्ल के साथ यानी इस अल्कोहल के साथ अभिक्रिया होकर के और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। तो पूछा जा सकता है कि जब एथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम के साथ होती है तो कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस बनती है। नेक्स्ट, निर्जलीकरण का अर्थ है कि जल का अणु बाहर निकलना। जैसे एथेनॉल के अणु में हम देखें तो एथेनॉल के अणु में यहाँ से ये एथेनॉल है, अगर इसको सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में यहाँ पर 443 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है, तो यहाँ से OH और इसके पड़ोसी कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। और जैसे ही हाइड्रोजन और OH निकलेगा तो जल का अणु बन जाएगा और यहाँ डबल बंध आ जाएगा। तो डबल बंध आते ही देखो ये यहाँ पर एथीन बन गई, यानी एल्कीन बन गई। तो इस प्रकार से जब अल्कोहल का निर्जलीकरण होता है तो इससे एल्कीन बनती है, यह हम ध्यान में रखेंगे। सांद्र H2SO4 यहाँ पर निर्जलीकरण कारक का कार्य करता है, ये उत्प्रेरक का कार्य भी कर रहा है और साथ में ये निर्जलीकरण कारक का कार्य भी करता है। जल के अणु को हटाने में भी ये काम आता है। और यहाँ पर ये तापमान जो है वो उसको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद देखें मेथेनॉल का प्रभाव। जैसे अभी हम पढ़ रहे थे एथेनॉल, लेकिन ये मेथेनॉल जो है CH3OH ये काफ़ी विषैली प्रकृति का होता है। अगर कोई भूलवंश इस यौगिक को सेवन कर लेता है, कोई भी व्यक्ति भूलवंश भी सेवन कर ले, तो ये सबसे पहले शरीर में जाकर के जो मेथेनॉल है वो मेथेनैल में बदलता है, यानी ये एल्डिहाइड बन जाता है। ये एक तरह से एल्डिहाइड बन जाएगा और एल्डिहाइड जो है वो फिर आगे ऑक्सीकृत होकर के मेथेनोइक अम्ल बनाता है, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएगा। ये वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल यहाँ पर बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। और जब ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है तो शरीर में इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। थोड़ी मात्रा में सेवन करने से व्यक्ति अंधा हो सकता है, अधिक मात्रा में सेवन करने से इसके प्रभाव से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो ये काफ़ी विषैली प्रकृति का होता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, कुछ यहाँ पर
एल्कोहल से संबंधित कुछ टर्म्स हैं, इनको भी हम ध्यान में रखेंगे। परिशुद्ध एल्कोहल, परिशुद्ध एल्कोहल जो होता है ये 100% शुद्ध एथेनॉल होता है। 100% शुद्ध एथेनॉल को हम परिशुद्ध एल्कोहल के नाम से जानते हैं। दूसरा है परिशोधित एल्कोहल। परिशोधित एल्कोहल क्या होता है? एथेनॉल का 95.5% का 95.5% तथा इसके अंदर 4.5% जल मिलाओ, 4.5% जल मिलाओ। तो ये जो मिश्रण है इसको परिशोधित एल्कोहल कहते हैं। और ये परिशोधित एल्कोहल है, ये एक समक्वाथी मिश्रण होता है जिसका क्वथनांक 351.2 केल्विन होता है। ये इतने केल्विन ताप पर एक साथ उबलता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण के रूप में जाना जाता है। तो ये परिशोधित एल्कोहल एथेनॉल 95.5, 4.5 इसमें जल होगा, तो इसको हम परिशोधित एल्कोहल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है विकृत एल्कोहल। विकृत एल्कोहल क्या होता है? जो एथेनॉल है उसका ड्रिंकिंग पर्पज रोकने के लिए, उसको पीने से अयोग्य बनाने के लिए, पीने से अयोग्य बनाने के लिए, अयोग्य बनाने के लिए, तो अयोग्य बनाने के लिए उसमें कुछ चीज़ें मिलाई जाती हैं। जैसे इसमें कुछ मात्रा में हम मिला देते हैं मैथेनॉल, कुछ मात्रा में इसमें पीरिडीन और कुछ मात्रा में इसमें यहाँ पर मिला दिया जाता है कॉपर सल्फेट। ये चीज़ें हम मिला देते हैं। ये कॉपर सल्फेट है, ये रंग प्रदान करने के लिए मिलाया जाता है। पीरिडीन है, ये दुर्गंध उत्पन्न करता है। और ये मैथेनॉल विषैली प्रकृति का है। तो कुछ मात्रा में ये चीज़ें यहाँ पर मिला देंगे। इस प्रकार मिलाया हुआ जो अल्कोहल है उसको विकृत अल्कोहल के नाम से जानते हैं। और ये चीज़ें इसलिए मिलाई जाती हैं क्योंकि ये पीने के अयोग्य बन जाए। तो इस प्रकार से पीने के अयोग्य बनाने के लिए इसमें यहाँ पर ये चीज़ें मिला देंगे। और ऐसे मिला हुआ जो अल्कोहल है उसको हम यहाँ पर विकृत अल्कोहल कहते हैं। पावर अल्कोहल क्या होता है? देखो, एथेनॉल के अंदर बेंजीन और ईथर, एथेनॉल में बेंजीन प्लस ईथर ये मिलाकर के इसको पेट्रोल के अंदर मिलाया जाता है। पेट्रोल में इसको काम में लिया जाता है, ईंधन उत्पादन के लिए, शक्ति उत्पादन के लिए इसको काम में लिया जाता है। तो कुछ जगह पर पेट्रोल में एथेनॉल, बेंजीन और ईथर मिला हुआ जो एथेनॉल है वो मिला दिया जाता है। और इस मिश्रण को हम यहाँ पर पावर अल्कोहल के नाम से जानते हैं। जब अल्कोहल में या एथेनॉल में बेंजीन और ईथर मिला दिया जाए और फिर उसको पेट्रोल में मिला करके ईंधन के रूप में काम में लिया जाए तो उसको पावर अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद देखें एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल के अंदर हम देखेंगे तो सबसे पहले इसका IUPAC नाम होता है एथेनोइक अम्ल इसका IUPAC नाम है। सामान्य नाम क्या होगा? सामान्य नाम होगा इसका एसिटिक अम्ल। तो सामान्य नाम है एसिटिक अम्ल। फिर उसके बाद देखो इसका गलनांक होता है 290 केल्विन। क्वथनांक होता है 391 केल्विन। सिरका यहाँ पर क्या होगा? जैसे एसिटिक अम्ल है तो एसिटिक अम्ल का 3 से 4% का जो विलयन है, एसिटिक अम्ल का 3 से 4% का जो विलयन बनता है उसका नाम सिरका होता है। और इस सिरके का उपयोग कहाँ किया जाता है? अचार आदि में परिरक्षक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है।
खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक ये भी अपने को ध्यान में रखना है, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। देखिए शुद्ध एसिटिक अम्ल होता है, उसका गलनांक होता है 290 केल्विन। शुद्ध एसिटिक अम्ल, शुद्ध एसिटिक अम्ल, इसका गलनांक है 290 केल्विन। तो ठंड के दिनों में ठंडे दिनों में क्या होगा, ये जम जाता है, बर्फ़ के समान अपने को दिखाई देता है। तो जब तापमान कम होता है उस समय ये जम करके बर्फ़ के समान दिखाई देगा, तो इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, जो कि शुद्ध एसिटिक अम्ल ही होता है। नेक्स्ट, एथेनोइक अम्ल की कुछ अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं एस्टरीकरण। एस्टरीकरण क्या होता है, जब हम यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये एथेनोइक अम्ल है और ये एथेनॉल है, ये यहाँ पर एथेनॉल है और ये यहाँ पर एथेनोइक अम्ल है। एथेनोइक अम्ल है। तो इनकी आपस में अभिक्रिया होती है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो यहाँ पर क्या बनता है, ये जल का अणु यहाँ से अलग हो जाता है और जल का अणु अलग हो जाएगा तो उत्पाद ये बनेगा, ये यहाँ पर उत्पाद बन जाएगा। ये CH3CO आ गया, OH और H हट गया तो ये O आ गया, फिर C2H5 आ गया, साथ में जल का अणु बन गया। ये जो यौगिक है इसको एस्टर कहते हैं, ये एस्टर है। और एस्टर के अंदर काफ़ी सुगंध होती है, ये सुगंधित यौगिक हैं, इसलिए इनका उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है। जो परफ्यूम वगैरह होते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। तो इत्र वगैरह बनाने में, परफ्यूम बनाने में एस्टर का उपयोग किया जाता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद देखो, एस्टर की NaOH से क्रिया कर एल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण बनाता है। एस्टर जो है NaOH से अभिक्रिया करके यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण बना देगा। इस अभिक्रिया को हम साबुनीकरण कहते हैं। जैसे ये एस्टर है, इसकी अभिक्रिया NaOH के साथ करवाई जा रही है, तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, यहाँ पर बनेगा, यहाँ सोडियम लवण बनेंगे। कैसे अभिक्रिया होगी वो हम देख सकते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं Na और यहाँ हम लिख सकते हैं OH। इस प्रकार ये दो यौगिक अपने पास बन जाएंगे। तो एक बनेगा CH3COONA, दूसरा बन जाएगा C2H5OH। तो ये जो सोडियम लवण बना कार्बोक्सिलिक अम्ल का, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम साबुनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद देखो क्षार से अभिक्रिया। ये अम्ल है और ये क्षार है। जब अम्ल व क्षार की अभिक्रिया होगी तो जल व लवण बनेगा। तो यहाँ पर ये जल व लवण बन रहा है, यहाँ से H और यहाँ से OH हटा देंगे तो ये यहाँ पर देखो ये बन गया सोडियम लवण और साथ में बन गया जल। कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया या फिर बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन CO2 गैस निकलती है, यहाँ पर कौन सी गैस निकलेगी, CO2। तो देखो कैसे निकलती है वो देखते हैं। यहाँ से एक ऑक्सीजन आएगा, इधर से दो अणु ले लेते हैं, इसके दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन लेके जल का अणु बनाएंगे और दो सोडियम है वो इसके साथ आ जाएंगे। तो ये इस प्रकार की अभिक्रिया होने वाली है, ऐसे बन जाएगा। साथ में यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये एक जल का अणु आ जाएगा और यहाँ एक CO2 का अणु निकल जाएगा। तो जब कार्बोनेट के साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया कार्बोनेट के साथ होती है तो CO2 गैस निकलती है। हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी अभिक्रिया होगी तो भी यहाँ पर सेम रिएक्शन हो जाएगी, सेम अभिक्रिया हो जाएगी और यहाँ पर भी ये CO2 गैस है वो बाहर निकलेगा, CO2 गैस ऐसे बाहर निकल जाएगी। अब ये लास्ट वाली अभिक्रियाएं देखो, जैसे ये रहे सोडियम के साथ अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस निकलेगा।
तो ये हाइड्रोजन गैस है वो ऐसे निकल जाएगा, लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो ये तीनों चारों अभिक्रियाएं कौन कौन सी, एक तो ये धातु के साथ सोडियम के साथ अभिक्रिया, उसके बाद ये तीनों अभिक्रियाएं क्षार के साथ, और ये कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, तीन तो ये, और एक नेक्स्ट पेज पर ये वाली, ये चारों अभिक्रियाएं कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति को स्पष्ट करती हैं। पूछा जा सकता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति को कौन कौन सी अभिक्रियाएं स्पष्ट कर सकती हैं, तो ये धातु के साथ अभिक्रिया हो गई, क्षार के साथ अभिक्रिया हो गई, कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया हो गई, बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया हो गई। ये चारों अभिक्रियाएं कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति को स्पष्ट करने वाली अभिक्रियाएं हैं। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट एरोमेटिकता। एरोमेटिक यौगिक क्या होंगे उनको बिल्कुल यहाँ संक्षेप में समझेंगे। एक तो एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिकता शब्द है, ये एरोमेटिक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। एरोमेटिक यौगिकों में एक सुगंध होती है, यानी एक विशिष्ट गंध होती है, विशिष्ट गंध है। तो एरोमेटिक यौगिकों में विशिष्ट गंध पाई जाती है, तो विशिष्ट गंध के कारण इनको पहचाना जाता है। तो एक तो ये याद रखना है कि इनमें विशिष्ट गंध होती है, एरोमेटिक यौगिकों के अंदर विशिष्ट गंध पाई जाती है। फिर उसके बाद में एरोमेटिक यौगिक हैं वो कौन से होंगे या कौन से नहीं होंगे, तो उनका एक नियम है, वो नियम अपने को ध्यान रखना है, हक्कल का नियम। हक्कल का नियम, हक्कल का नियम क्या है वो समझिए। 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये वलय के अंदर उपस्थित होने चाहिए। तो ये हक्कल का नियम ध्यान में रखेंगे। जैसे अगर मान लो n के इक्वल, n के बराबर हम 0 रख दें, तो देखिए 4 × 0 + 2, तो ये बराबर आ गया 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये वलय में होने चाहिए। या फिर हम n बराबर 1 रखें, तो 1 रखेंगे तो 4 × 1 + 2 बराबर 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये वलय में होने चाहिए। या फिर n बराबर हम 2 रखते हैं, तो देखें 4 × 2 + 2, तो ये आ गया 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन वलय के अंदर होने चाहिए। फिर यहाँ हम रख दें मान लो n बराबर 3, तो 4 × 3 + 2 बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो 14 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन वलय के अंदर उपस्थित होने चाहिए। तो ये हक्कल का नियम है। तो एक तो हक्कल के नियम का पालन करना चाहिए, दूसरा ये है कि यौगिक है वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण विस्थानीकरण हो। वलय में इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण विस्थानीकरण होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन पूरी वलय में घूमने चाहिए, पूर्ण उसके अंदर एक अनुनाद की स्थिति होनी चाहिए। तीसरा हम देख सकते हैं कि यौगिक जो है वो समतलीय होना चाहिए, समतलीय यौगिक हो। समतलीय यौगिक है तो वो उसके अंदर एरोमेटिकता का गुण पाया जाएगा। तो इस प्रकार के जब गुणधर्म अगर यौगिक में हैं तो उसके अंदर एरोमेटिकता का गुण प्रदर्शित होता है।